नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उड़ता तीर में। मैं हूं आशीष और आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका सीधा सीधा सा टॉपिक जो पूरे भारत में फेमस है और जिसको सबसे लगभग पूरी दुनिया में सबसे यूनिक नाम से जाना जाता है। नाम है भिखारिस्तान। नाम आपने सुना ही होगा। और सबसे बड़ी बात हम उस बारे में करने जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर आजकल एक बड़ी खबर सुर्खियों में चल रही है साथियों। बड़ी खबर सुर्खियों में ऐसे चल रही है कि वहाँ पर एक टॉप जो भारत का मोस्ट वांटेड है उसका बेटा यानी कि हाफिज सईद का बेटा जो है वो अगवा कर लिया गया दोस्तों। उसका पता ही नहीं है कि जिंदा है कि मार दिया या फिर कहाँ रखा है, किसने रखा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भी नहीं पता साथियों कि वो है कहाँ और क्या कर रहा है, उसकी हालत क्या है। ये खबर 2-3 दिन पहले की है, लेकिन अभी एक ताज़ा न्यूज़ आज ही की, अभी थोड़ी देर पहले की है कि उसमें यह है कि हाफिज सईद का एक खास आदमी जो वो अपने सबसे ज़्यादा चहेतों में से आता था, जिसका नाम था केसर फारूक, उसको भी मार दिया साथियों। उसकी भी हत्या कर दी कराची में। तो इसमें और अभी पिछले दिनों हमने देखा था कि कनाडा में निज्जर की हत्या हुई। फिर उसके बाद एक सुक्खा सिंह ऐसे नाम करके एक था, वो खालिस्तानी वो भी था, उसकी भी हत्या कर दी गई। तो इसका मतलब ये जो पूरी दुनिया में घटनाएं हो रही हैं, पाकिस्तान में भी ऐसी ही घटनाएं हो रही हैं लगातार। तो इनमें क्या हम अगर ये सोचें इस परिप्रेक्ष्य में, हत्याओं के परिप्रेक्ष्य में या फिर कोई डिप्लोमेटिक परिप्रेक्ष्य में, कहीं ना कहीं क्या इसमें पाकिस्तान का ही हाथ है या फिर कोई और आईएसआई का हाथ है जो कि खुफिया तरीके से इन सबको समेट, ये जो कचरा है इसको समेटने का काम कर रहा है। तो इस पूरे संबंध में हम बात करेंगे अपने इसी वीडियो में साथियों। तो चलिए शुरुआत करते हैं साथियों कि सबसे पहले जो खबर आई थी निज्जर, जो जिसको कनाडा में मारा था खालिस्तानी, उसकी हरदीप सिंह निज्जर नाम था शायद उसका। उसको सबसे बड़ी खबर जो निकल के आ रही है साथियों वो ये है कि वो कनाडा के जो खुफिया एजेंसीज जो हैं कनाडा की, उनके संपर्क में था और उसको आईएसआई ने निपटा दिया। जो पन्नू खालिस्तानी एक गैंग चलाता है जो अमेरिका में यूएसए में रहता है साथियों, उसने उसको आईएसआई के साथ मिलकर निपटा दिया क्योंकि वो ड्रग्स का पैसे का बंटवारा नहीं कर रहा था। वो सिर्फ अपने तक ही सीमित रख रहा था कि मैं बेच रहा हूँ, इसका मैं खाऊंगा। वो उनको कट नहीं दे रहा था, मतलब उनका हिस्सा उन तक नहीं पहुंचा रहा था। सीधा सीधा कारण ये है, उसको आईएसआई ने टपका दिया। दूसरी बात, ड्रग्स के मामले में वो सुक्खा सिंह की 2-4 दिन बाद ही उसकी हत्या हो गई थी। अब 2-3 दिन पहले हाफिज सईद के बेटे को उठा लिया। तो इसका मतलब हमें अगर ये सारी खबरों के परिप्रेक्ष्य में या फिर और अदर न्यूज़ वगैरह देखते हैं या लोगों से बातचीत करते हैं जो एक्सपर्ट लोग हैं, तो बताते हैं या फिर पता चलता है साथियों कि ये सब पाकिस्तानी एजेंसी आई और आईएसआई करवा रही है। क्योंकि इसके पीछे का उनका तर्क ये होता है कि पाकिस्तान उन लोगों को पहले पैदा करता है अपने फ़ायदे के लिए, चाहे वो टेररिस्ट हो, चाहे या फिर अलकायदा हो, तालिबान हो, या फिर कोई और जो भी टेररिस्ट संगठन चल रहे हैं, उन सबको जो फंडिंग या फिर उनकी प्रोग्रामिंग या फिर उनकी जो डिप्लॉयमेंट या फिर उनको जो एरियाज दिए कि गांव की आप इसमें अपना कैंप लगाएं, यहाँ पे लोगों को लें वगैरह वगैरह, वो सब पाकिस्तान की सरकार या आईएसआई मिलके करते हैं साथियों। अच्छा, अब ये निपटाते क्यों हैं? क्योंकि इनमें सिस्टम ये होता है कि जब खून गर्म होता है ना, तो उसमें उसकी गर्मी दूर तक महसूस की जाती है। लेकिन जब एक उम्र हो जाती है, खून ठंडा हो जाता है, इन लोगों के पास पैसे आ जाते हैं, तो धीरे धीरे काम कम करना बंद कर देते हैं, सरकार की नहीं मानते। क्योंकि लंबे समय तक अगर आप सरकार के कांटेक्ट में रहते हैं या नेताओं के कांटेक्ट में आप रहते हैं, तो सीधा सीधा सा इसका संबंध ये है कि आपकी पहुंच भी उसी लेवल तक पहुंच जाती है और धीरे धीरे आप चाहते हैं कि आप इस चीज़ों से पीछे हट जाएं। और ये लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। और इस बीच में पाकिस्तान को या फिर इनके अधिकारियों को, एजेंसीज को ऐसे लगने लगता है कि ये हम पे बोझ है, इनका हम कूड़ा ढो रहे हैं और ये हमें कम करना चाहिए, और ये टाइम टाइम पे निपटाते रहते हैं। जैसे इन्होंने अमेरिका जब तक पैसा देता रहा लादेन के लिए कि लादेन को ढूंढ के लेके आओ, पाकिस्तान के ऊपर लादेन को ढूंढने के लिए अमेरिका ने बहुत कम से कम 10-15 सालों तक खूब पैसा बहाया। पाकिस्तान में तो था ही, तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को पता नहीं है इस चीज़ के बारे में? पाकिस्तान गवर्नमेंट को क्या पता नहीं था
बिल्कुल पता था, लेकिन जब अगर वो लादेन के लिए पैसे मिल रहे हैं, लादेन अगर मिल जाएगा तो पैसे मिलने बंद नहीं हो जाएंगे। इस वजह से पाकिस्तान ने दिया नहीं। अच्छा, आजकल हम देखने को मिल रहे हैं कि चाइना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान में, और जब भी उनका कोई भी नेता बयान देता है या फिर कोई और भी बयान आता है तो सीधी सीधी सी भारत पे वो अटैक करते हैं कि भारत की जो डिप्लोमेसी है वो बड़ी खतरनाक है, भारत पाकिस्तान को तबाह कर देगा। एक उनकी लाल टोपी, उसका नाम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन वो अपने चैनल में लाल टोपी पहन के आता है और भारत तबाह कर देगा, ये कर देगा। अरे भाई, भारत के पास यही काम थोड़ी है जो भिखमंगों को थप्पड़ मारता फिरे, या फिर उनके पास और कोई काम नहीं है। अरे भाई, ये पैसे वाले लोग हैं, इनके तुम्हारे और इनके तो नंबर ही नहीं मैच करते दोस्तों। पाकिस्तान का कहाँ नंबर है? नीचे से पहला दूसरा नंबर है इंडिया का, ऊपर से दूसरा तीसरा नंबर है, चौथा नंबर है। इनके पास कोई सिस्टम नहीं है। इसका मतलब ये है कि इनकी दुकान नहीं चल रही है, इन्होंने अपनी दुकान पे लगा रखा है। अब दिक्कत क्या करते हैं, इनको दिक्कत है पड़ोस वाली दुकान से, कि पड़ोसी की दुकान इतनी बड़ी है और अपना ढाबा छोटा है, तो इन्होंने लगा दिया बोर्ड कि इस दुकान से सस्ता माल यहाँ पे मिलेगा। अब मिलेगा क्या, है तो कुछ है नहीं, तो हम टेररिस्ट देंगे। तालिबान पैदा करवा दिया, अलकायदा पैदा करवा दिया, पैसे लूट लिए दुनिया से, हम पीड़ित हैं, हमें दे दो, हमें दुकान बड़ी करनी है हमारी, ये काम है। अगर सीधा सीधा अगर हम देखें ना, पूरी इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें पाकिस्तान के संबंध में, तो पाकिस्तान दोस्तों गांव का वो बेवड़ा गुंडा है। सीधी सीधे शब्दों में कहें तो बेवड़ा गुंडा भी नहीं है, बेवड़ा ही है बस। पाकिस्तान उस बेवड़े का घर है जिसको जो हर चीज़ मांग के लेके आता है। कहीं से छाछ मांग ली, लस्सी मांग ली, दूध मांग लिया दूसरे पड़ोसी से, तीसरे से चीनी मांग ली, चौथे से चाय पत्ती मांग ली, फिर शाम को आटा मांग लेके आए, फिर कहीं से नमक मांग लिया, मिर्ची मांग ली। ये सब सिस्टम जो है इसमें चलता है। अच्छा, फिर शाम को जब एक पड़ोसी होता है भारत जैसा अमीर पड़ोसी, और उससे उसको समझना चाहिए होता है, और मना कर देता है कि नहीं, हमारे दरवाजे पे झांकना भी मत, नहीं तो थप्पड़ पड़ेंगे। अब उसने बंद कर दिया। अब शाम को वो मांग तांग के कहीं से चाइना वगैरह से लेके आता है पैसे, तो वो उन पैसों से दारू पीता है, दारू पी के उसी पड़ोसी को गाली निकालता है जो उससे अमीर है, उसको पैसे नहीं दे रहा। सीधी सी बात है, उधारी के पैसे से दारू पी के उस पड़ोसी को गाली निकाली जिसने पैसे नहीं दिए दारू के लिए, बात खत्म। तो वाह, पाकिस्तान की हालत वैसी है, हर चीज़ इसको मांगने पे चाहिए। $1 अरब चाहिए तो ये मना नहीं करेंगे, $2 अरब चाहिए तो मना नहीं करेंगे, इनको कोई 10 रुपये भी फेंक के दे दे तो ये उसके जूते चाट लेंगे। ये इनकी हालत हो गई है आज के दिन में। अगर अरे अभी अभी आपने 2-3 दिन पहले अगर आपने देखा होगा, तो हमने भी एक खबर पढ़ी है कि सऊदी से एक रिपोर्ट आई है साथियों, जो इनके अधिकारी दूत, जो सऊदी के दूतावास में, उन्होंने इनके अधिकारियों को कि सऊदी में जितनी भी जेलों में इनके कैदी बंद है भिखारी, उनमें 90 से 95% पाकिस्तानी भिखारी हैं, सारे के सारे जितने भी जेल में बंद है। पूरी दुनिया का हिस्सा भिखारियों में 5% और पाकिस्तान का हिस्सा 95%। अब आप इसमें सोचिए कि ये क्या कर सकते हैं, कि क्या औकात है भीख मांगने। ये वीज़ा ले लेके, बाकायदा वीज़ा ले लेके कि हम हज करने के लिए जा रहे हैं, या फिर वहाँ पे फेरी लगाने के लिए जा रहे हैं, उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, कुछ भी इनका जो भी हो, लेकिन ये वीज़ा लगवा के किसी भी कारण से कि दुबई पहुँच जाए, और दुबई पहुँचते ही अपना कटोरा निकालते हैं अंदर से, एकदम बड़ा वाला कटोरा जिसमें काफ़ी सारे पैसे आ जाएं, और जैसे ही इनको वो कटोरा भरता है, वहाँ की पुलिस उठा के ले जाती है भरे हुए कटोरे के समेत। तो ये इनका सीधा सीधा है कि अपने परिवार का पेट पालते हैं भीख के पैसों से। भीख के पैसों से पाकिस्तान चल रहा है। नवाज शरीफ का बयान, और इनके जो पुराने राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री हैं जो निर्वाचित हैं, उनके आप बयान देखेंगे अगर तो पता ही चल जाएगा। सीधे सीधे बोल रहे हैं कि हमारा काम तो मैं भीख मांग के चल रहा है, हिंदुस्तान के पास आज इतनी बड़ी इकोनॉमी है, पहले कभी हिंदुस्तान के पास $1 ट्रिलियन भी नहीं हुआ करता था, $1 अरब के लिए भी दुनिया के सामने सोना गिरवी रखना पड़ा था। आज हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क बन गया है जिसके पास इतनी बड़ी इकोनॉमी है, वो इतना एक्सपोर्ट कर। अरे भाई, एक्सपोर्ट करता है तो मेहनत करनी पड़ती है, भीख मांगने से खजाने नहीं भरा करते। ये समझनी पड़ेगी बात पाकिस्तान को कि भीख मांगने से खजाने नहीं भरा करते। भीख मांगने से सिर्फ और सिर्फ फटे हुए कुर्ते पे कारी लगाई जा सकती है।
फटे हुए कुर्ते को सिला जा सकता है, बस इतना ही काम है। या फिर शाम को 20 रुपए का बर्गर ला के खाया जा सकता है भीख के पैसे से, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। भीख के पैसे से आप कितना दिन अपना घर चला पाओगे? किसी दिन चलो मान लीजिए कि रोड का काम शुरू हो गया, रोड ब्लॉक कर दी, उस रोड पे बंदे नहीं आए जिस रोड पे आप कटोरे लेके बैठे हो, चाइना ने बंद कर दिया आपका ये जो पोर्ट वाला रोड है। चाइना चलो बहुत पैसा लगा रखा है, बंद नहीं होगा, लेकिन बाई चांस अगर 1 सेकंड के लिए बंद हो गया तो पाकिस्तान क्या करेगा? डूब जाएगी पाकिस्तान की इकोनॉमी। वैसे भी रिपोर्टें तो कही रही हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ रही है, IMF की रिपोर्ट आ रही है, हर जो भी इंटरनेशनल जो संगठन बनाए हुए हैं, हर संगठन को यही डर सता रहा है, हर संगठन पाकिस्तान से दूरी बना रहा है। क्यों बना रहा है? इसीलिए बना रहा है कि पाकिस्तान आने वाले अगले 10 सालों में, 15 सालों में लास्ट अगर ज़बरदस्ती पूरी दुनिया धक्का देके चलाएगी तो 20 सालों में पाकिस्तान क्राइसिस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। 20 सालों में पाकिस्तान की करेंसी खत्म हो जाएगी, जीरो। तो इस हालात से बचने के लिए अब इनमें सारा सिस्टम ये होता है कि कैसे भी करके कैसे हमें पैसा मिले। तो सबसे आसान तरीका है इल्ज़ाम लगा दे कि सर इसने हमें 3 थप्पड़ मारे थे, इसके ऊपर 200 का जुर्माना लगाओ जाके पंचायत में। पाकिस्तान को 3 थप्पड़ इन्होंने मार दिए, अब पंचायत इनको जुर्माना लगाए 500 रुपया, हमारे शाम को आता नहीं है। ये हालात जो हैं वो पाकिस्तान के हो रखे हैं। ऊपर से इनको चाहिए कि इनमें बलूचिस्तान जो है वो उनकी अलग आर्मी बनी हुई है, वो रोज़ ठोकते हैं। कल परसों की खबर है, मेरे ख्याल से 5-7 दिन पहले की खबर होगी साथियों, कि इन्होंने 40 आदमी इनकी आर्मी के मार दिए। अभी 2-3 दिन पहले की खबर है कि 6 आदमी, पता नहीं 12 आदमी या फिर 32-33 आदमी, वो तो अच्छा आर्मी वाले होंगे। इसके कल की खबर है शायद, अभी अभी मैंने न्यूज़ में पढ़ी थी। तो उसमें इनको 6-7 जो जवान हैं वो अभी ख़त्म हुए कराची में जो बम विस्फोट हुआ उसमें। तो इस तरीके की चीज़ें पाकिस्तान में लगातार चलती रहती हैं, और पाकिस्तान की जो भूखों का देश है उसको लगता है कि अब किस तरीके से भारत में जो है विवाद किया जाए। और रही बात खालिस्तानियों की, तो खालिस्तानियों के ऊपर हम बात करते हैं, पाकिस्तान की तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है साथियों। बिल्कुल पाकिस्तान पे तो आपको सिर्फ और सिर्फ कोई वीडियो ही नहीं देखना है। कहने का मतलब ये है, पाकिस्तान ISI है, उसमें भी जो पहले वाली बात नहीं रही, बस सिर्फ ये है कि वो किसी कंट्री को टारगेट करके उसके 20-30-50 बंदों को टारगेट करके, और वो बस कोशिश इतनी करते हैं कि कैसे इस देश की इकोनॉमी को डिस्टर्ब किया जा सके, इनके यहाँ के नेताओं को डिस्टर्ब किया जा सके, किस तरीके से अगर इन पर प्रेशर बनाया जाए। दूसरी अगर हम सबसे बड़ी बात करते हैं तो एक अभी आजकल साथियों न्यूज़ निकल के आ रही है, जो सबसे बड़ी न्यूज़ है कि अमेरिका, कनाडा जैसे देश भारत से चावल की डिमांड कर रहे हैं। भारत ने एक्सपोर्ट पे के ऊपर 20% ड्यूटी बढ़ा दी है। एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो इंक्रीज कर दी है। वो इस वजह से कर दी है साथियों, क्योंकि भारत का जो कहना है, भारत सरकार का कहना है कि हमारे जो बारिश हुई है, जो खराब बारिश है, या फिर आप कहें ज़्यादा बारिश है, या फिर अति वृष्टि जिसको कहते हैं, अगर ज़्यादा बारिश के कारण हमारी फसलें खराब हो गई तो हमारे देश में भी तो 140 करोड़ लोग हैं, उनको भी तो चावल चाहिए होगा। बासमती चावल और नॉन बासमती चावल जो होते हैं, जिसमें बासमती में से खुशबू आती है और नॉन बासमती में खुशबू नहीं आती। लेकिन पूरी दुनिया का अगर हम देखें साथियों तो 40% चावल का एक्सपोर्ट इंडिया करता है पूरी दुनिया में। कनाडा को, अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को, या फिर ब्रिटेन को, जिस भी कंट्री को, जो भी कंट्री का जितना मेरे ख्याल से लगभग होता है, पूरी दुनिया का 40% चावल प्रोडक्शन। छोटी बात नहीं होती दोस्तों, बहुत बड़ी बात होती है। 40% पूरी दुनिया का चावल प्रोडक्शन करना, इसका मतलब ये होता है कि हम पूरी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, मतलब कि दुनिया में अगर हम चावल बंद कर दें तो पूरी दुनिया में क्राइसिस आ सकता है। इसमें सबसे बड़ा कारण अगर एक निकल के आ रहा है कि भारत और रूस की दोस्ती, इसमें लोग कह रहे हैं कि बड़ा फैक्टर है, क्योंकि रूस के ऊपर बैन लगा हुआ है कि रूस किसी को गेहूं नहीं भेज सकता। इसी वजह से, और रशिया ने भारत से कांटेक्ट करके चावल बैन करवा दिया है, और रशिया के जो उसके एक्सपोर्ट के ऊपर जो सैंक्शन लगाए हैं, वो सैंक्शंस खुलवाने के लिए भारत ने ये चाल चली है कि उन्होंने अपना चावल का एक्सपोर्ट रोक दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, भारत ने अपने भविष्य को, क्योंकि हमें जब गेहूं की ज़रूरत थी पूरी दुनिया में,
तो हमें पता है वो जो बीटी कौन सा गेहूँ था वो खिलाया गया था, जो लाल गेहूँ जो वहाँ पे अमेरिका में सूअरों को खिलाते थे, उसके साथ हमें खरपतवार भेजी गई जो आज भी हमें परेशान करती है। तो इस वजह से वो भारत ने वो वक्त देखे हैं कि जब भारत के लोगों ने सूअर को खिलाई जाने वाली गेहूं भी खाई है भारत के लोगों ने। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस दौर से अगर निकल चुके हैं। कल परसों दोस्तों अगर आपने सुना होगा एक बहुत बड़ी खबर जो हमारे पूरे देश के लिए, कि हमारी जो हरित क्रांति के जनक थे जिनका नाम था एस स्वामीनाथन, वो शायद मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ देख के। लेकिन उनके अगर हम देखें तो उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है इस देश में हरित क्रांति लाने के लिए। उसके उनका देहांत हो गया है, ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी दुखद खबर है दोस्तों। उसके लिए हम भी शॉक्ड हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। उन्होंने बहुत 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 बड़ा काम इस देश के लिए किया है, बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस देश को भूखे मरने से बचाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए हैं वो बहुत सराहनीय है, और उनके प्रयासों की हम बहुत सराहना मतलब इस हद तक करते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है पूरी दुनिया में। कि किसी भी इंसान को अगर पूरा देश भूख मर रहा है और आज हम अगर उस भूखे मर रहे देश में अगर हम जान डाल देते हैं और उसको खाने के लिए अगर अनाज देते हैं, और वही देश जो सूअरों के खाने वाला गेहूं खाता था दुनिया से इंपोर्ट करके, और वही देश अगर आज बढ़िया किस्म का अगर हम देखें तो चावल एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उन्होंने कोई बहुत बड़ी मेहनत करी है। सॉरी दोस्तों, सी सुब्रमण्यम। सी सुब्रमण्यम और एम एस स्वामीनाथन, जो एक जाने माने वनस्पति विज्ञानी थे साथियों। एम एस स्वामीनाथन जो भारत में हरित क्रांति का जो जनक, सॉरी मैंने अगर आपको गलत भी नहीं सही बताया था, एम एस स्वामीनाथन जो भारत में हरित क्रांति के जनक थे, उनको हम बार बार श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन इसके बदले में अगर आप हमें देखें कि अमेरिका और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया के पूरे लगभग 165 कंट्रीज ने मिलकर बनाया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास कंट्रोल है कि जो मतलब कि पूरी दुनिया में मुक्त व्यापार जिसे बोलते हैं, कि आप भी ज़्यादा टैक्स ना लगाएं, आप भी ज़्यादा टैक्स ना लगाएं, या फिर बिल्कुल भी ना लगाएं, या फिर लगाएं तो समान लगाएं। इस तरीके में कि दुनिया में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैलेंसिंग बना रहे, कि किसी भी एक देश पर बोझ ना बने कि अगर इस कंट्री को ये चीज़ चाहिए होगी तो ये इस रेट पे खरीदेगा, अगर आपको ये चाहिए तो ये इस पे, मतलब किसी भी कंट्री को घाटा ना हो। इस तरीके से एक्सपोर्ट जो है वो किया जाए दोस्तों। लेकिन अब ये घूम रहे हैं कि देखिए सर हमारे ऊपर 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया है भारत ने, और हमारे कनाडा और अमेरिका में दोस्तों मॉल्स के बाहर लाइन लगी पड़ी है। भारत जैसे ही भारत से अनाउंसमेंट हुआ कि भारत ने चावल के एक्सपोर्ट पर 20% ड्यूटी बढ़ा दी, तो आप देखेंगे कि मॉल्स में और कनाडा के मॉल्स में फ़ोटोज़ अगर आप नेट पे अगर सर्च करेंगे तो उनमें बड़ी बड़ी लाइनें चावल खरीदने के लिए लगी पड़ी हैं। तो अमेरिका और कनाडा का कहना है कि इनसे पूरी दुनिया में महंगाई की रेट जो है वो मना करते ही, भारत के एक्सपोर्ट पर 20% ड्यूटी लगाते ही पूरी दुनिया की महंगाई दर जो एवरेज है उससे 9.25% बढ़ गई है साथियों। 9% महंगाई एक झटके में बढ़ना और 15-20 दिन महीने में बढ़ना कोई छोटी बात नहीं होती, और वो भी पूरे वर्ल्ड लेवल पे। तो इस तरीके से हम देखें तो भारत का ये कहना है इस परिप्रेक्ष्य में कि हमें अपने लोगों का भी पेट भरना है, हमें सूरों वाला गेहूं नहीं खिलाना अपने लोगों को। हम चाहते हैं, हालांकि हमारे जो नज़दीकी देश है, हमारे दोस्त देश हैं जो पूरी तरीके से मतलब कि डिपेंडेंट हैं, जो कि खरीद नहीं सकते हैं, या फिर उनको जो दुनिया के बड़े देश अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे लोग देश भाव नहीं देते कि छोटा मोटा कंट्री है कहाँ से एडजस्ट करेगा, जो अपने आप देखा जाएगा, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है।
तो इस उन लोगों को जो भारत के साथ जुड़े रहते हैं, हमेशा भारत पे डिपेंडेंट रहते हैं, भारत की पॉलिसियों का समर्थन करते हैं, जैसे कि उनके नज़दीकी देश हैं, सिंगापुर हो गए, एटीसी वगैरह, तो उन देशों को भारत जो है वो रेगुलर सप्लाई करता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीधी सीधी खबर ये निकल के आती है। अच्छा दोस्तों, तो धन्यवाद। हम समाप्त करते हैं हमारे इस वीडियो को इसी खबर के साथ, और आगे हम आपसे मिलते रहेंगे नई खबरों के साथ, नए वक्त के साथ और नई डिज़ाइंस के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।